इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पे। तो बेटा इन दिनों में हमारी क्या बात चल रही है कि इनकम कमाने के जो 5 हेड होते हैं, या तो व्यक्ति सैलरी से कमाता है, या व्यक्ति बिजनेस करके कमाता है, या रेंट कमाता है, या प्रॉपर्टी को बेच के, कैपिटल एसेट्स को बेच के कैपिटल गेन कमाता है। इन चारों पे पीपीटीज हम देख चुके हैं पिछले वीडियोस में। इस हेड में अपन लास्ट पे बात करेंगे। जो लास्ट हेड होता है वो होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बेसिक नियम ये है कि जो इनकम कहीं नहीं जाती, जो इनकम किसी और हेड में नहीं जा पाती, उसको फाइनली इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये पहली बात तो ये रही। ठीक है, अब इसमें सर कौन सी इनकम आती है? तो मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपने इंटरेस्ट कमाया, डिविडेंड मिला, एग्जामिनिंग फीस मिली, कोई कैजुअल इनकम जीता जो किस्मत के सहारे आपने जीता, तो वो सारी इनकम्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जॉब में हैं और आपको पेंशन मिलती है तो इनकम सैलरी हेड में जाती है। लेकिन जब एम्प्लॉई की डेथ हो जाती है और उसके घर वालों को पेंशन मिलती है तो उसे बोलते हैं फैमिली पेंशन, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाती है। ऐसे ही एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में होती है तो एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम अब्रॉड में होती है तो वो टैक्सेबल होती है इस हेड में। अगर किसी को गिफ्ट मिलता है 50,000 तक एग्जेम्प्ट होता है, 50,000 से ज़्यादा का गिफ्ट होता है तो टैक्सेबल होता है इस हेड में। तो नाना करके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी बहुत तरह की इनकम आती है, बहुत तरह की इनकम। तो अब वही अगेन मैं प्लेन थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में मैं बातों के जवाब दूंगा। आप क्वेश्चन सुनिएगा, आंसर सुनिएगा, उससे रिलेटेड रूल मैं बोल दूंगा। तो अगर इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे तो आपके छोटे छोटे 20 रूल तो तैयार हो जाएंगे। तो आप एग्जाम में थोड़ा बहुत तो फाइट कर पाओगे, नो डाउट। अगर आपने ध्यान से सुना, जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है उनको लिए तो ये बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, शुरू कर देते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आया, व्हेन इज एन इनकम इंक्लूडेड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। किसी आय को अन्य साधनों से आय, OS अदर सोर्स शीर्षक में कम शामिल किया जाता है। तो देखो मैंने कहा ना, मेन हेड कौन से होते हैं? पहला मेन हेड होता है सैलरी, दूसरा हेड होता है PGBP, इसके अलावा होता है आपका कैपिटल गेन, बीच में हाउस प्रॉपर्टी भी होता है। ये 4 मेन इनकम हेड होते हैं। अगर इनकम इनमें नहीं जा पाती किसी वजह से, यानी इनकम का जो कैरेक्टर है वो ना तो ये कह सकते हैं वो जॉब है, ना कह सकते हैं बिजनेस है, ना रेंटल इनकम है, ना कैपिटल गेन है, तो अगर वो इनकम है और टैक्सेबल कैटेगरी की है तो उसे आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लिख दो। तो यूँ कह लो कि जिसका कोई नहीं उसका ये हेड है। तो आंसर देख लेते हैं। कहता है कि जब किसी इनकम का लेखा ना तो सैलरी में, ना हाउस प्रॉपर्टी में, ना बिजनेस में, ना कैपिटल गेन में किया जा सकता हो तो ऐसी आय का लेखा अदर सोर्स में किया जाता है। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन हुआ। एक तरह से आप समझें, टेक्निकल वर्डिंग में इसको बोलते हैं, ये रेजिडुअल हेड है, अवशिष्ट शीर्षक है। अवशिष्ट शीर्षक मतलब पहले मेन लोग खाते हैं और जो बचा खुचा होता है वो अवशिष्ट होता है। तो पहले इनकम्स को मेन कैटेगरीज में डाला जाता है, वहाँ अगर क्वालिफाई नहीं करता तो फिर इसमें आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ऐसी किन्हीं 4 इनकम के नाम लिखिए जो अदर सोर्स में टैक्सेबल होती हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब सिंपल और बेसिक क्वेश्चन। तो जैसे आपकी इंटरेस्ट से जो इनकम आती है, डिविडेंड से जो इनकम आती है। डिविडेंड में मैं रूल बता दूं कि अगर आपको किसी डोमेस्टिक कंपनी से, सरल शब्दों में किसी इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिलता है तो 10 लाख रुपए तक तो एग्जेम्प्ट होता है, और 10 लाख से ऊपर का जो हिस्सा होता है वो टैक्सेबल होता है, और टैक्स की रेट 10% है। अगर आपको विदेशी कंपनी से डिविडेंड मिलता है तो वो टैक्सेबल होता है। इसके अलावा ब्याज की इनकम इसमें आती है, कोई कैजुअल इनकम, लॉटरी वगैरह की इनकम इसमें आती है, और कोई अगर आपको तगड़ा गिफ्ट मिल जाए तो वो इसमें आता है। खैर आंसर देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट खींच के आप आंसर्स देख लिया करेंगे। आप इतना टाइम तो नहीं है आपके पास कि आप रजिस्टर में नोट करें। जैसे इनकम फ्रॉम डिविडेंड, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, किसी को कमीशन से इनकम मिलती है ना, कमीशन एजेंट होता है ना, या किसी को दलाली, ब्रोकरेज से इनकम होती है। और कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम जैसे आपने लॉटरी खींची, ठीक है, लॉटरी कुछ स्टेट्स में अलाउ है, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में बैन है, और कुछ स्टेट्स में लॉटरी आज भी अलाउ है, वहाँ आपने लॉटरी जीती तो वो कैजुअल इनकम है, ठीक है। या आपने किसी हॉर्स रेस में पार्टिसिपेट किया, खुद नहीं दौड़ना है, आप किसी हॉर्स पे दांव लगाएंगे और जीत गए,
तो किस्मत का सहारा है तो वो कैजुअल इनकम है, जो अकस्मात हो जाती है, अचानक हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन सुनने से पहले ज्ञान सुनिए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या बोलते हैं, आप क्या सुनते हैं, फ़र्क इससे पड़ता है कि आप क्या मानते हैं, क्योंकि जो आप मानते हैं आज नहीं तो कल आप वो बन जाते हैं। ठीक है, दो कड़वे वर्ड होते हैं, एक होता है लूज़र और एक होता है विनर। लूज़र बड़ा बुरा वर्ड है। तो आप अंदर ही अंदर में अपने आप को क्या बोलते हैं, अंदर ही अंदर में आप क्या मानते हो कि एक दिन मैं कुछ कर जाऊंगा या मुझसे तो ना होगा। लगातार जो आप कॉन्स्टेंटली कुछ खुद को बोलते हैं ना, देखिए दुनिया तो कुछ भी बोलती है, कुछ से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो हमें जानते ही नहीं है, और वो कुछ भी बोलते हैं तो उससे कोई मतलब भी नहीं होना चाहिए। हम खुद को खुद से क्या बोलते हैं वही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो खुद को क्या बोलते हैं वही अपनी डेस्टिनी डिसाइड किया करेगा। तो कोशिश कीजिए अच्छा बोलें, और एक फेक कॉन्फिडेंस नहीं, कुछ एक ऐसा कीजिए कि आपके अंदर रियल कॉन्फिडेंस जनरेट हो। खाली जैसे अपन बोलें कि मैं अच्छा हो जाऊंगा, उखाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, खाली उससे कुछ नहीं होगा। कुछ ना कुछ आप ऐसी स्किल्स डेवलप करो जिससे वाकई में कुछ उखाड़ पछाड़ सको। चल ठीक, आगे बात करते हैं। Explain any two deductions to be allowed expressly in computation of taxable income under the head income from other source। अब जनरली क्या होता है कि इस हेड में इनकम्स ही आती हैं, जैसे ब्याज से कमाया वो इनकम है, तो अब इसमें खर्चा कैसे हो सकता है? तो आप यूँ समझो कि अगर ब्याज कमाने के चक्कर में मैंने कोई और लोन लिया, जैसे मैंने एक जगह से 10% के रेट पे लोन लिया और फिर 15% इंटरेस्ट कमाया, तो 15% की रेट से जो आएगा वो इनकम होगा, और जो 10% की रेट से लगा वो खर्चा होगा, वो लेस होगा। इसी तरह से मैंने जैसे रेंट पे एक बिल्डिंग को लेके रेंट पे किसी और को दे दिया, तो ज़्यादा वाला रेंट मैंने कमाया, उसमें से जो रेंट मैंने चुकाया वो लेस होगा। इसी तरह से अगर किसी इनकम के कलेक्शन पे खर्चा हुआ, किसी इनकम के कलेक्शन पे खर्चा हुआ तो वो भी लेस होगा। किस तरह क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? ये कह रहा है कि ऐसे कौन से खर्चे हैं जिनको आप अदर सोर्स में दिखा सकते हैं। तो मैंने इसका जवाब दिया, ब्याज कमाने के लिए चुकाया गया ब्याज, रेंटल इनकम कमाने के लिए चुकाया गया रेंट, और इनकम को कलेक्ट करने पे हुआ खर्चा। ये कुछ खर्चे हैं जिनको आप कटौती ले सकते हैं। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था, आप इसे पढ़ लीजिएगा। बैंक चार्जेस की आपको कटौती मिल सकती है, और अगर आपने इंटरेस्ट पे किया हो इनकम को कमाते समय तो वो आप लेस कर सकते हैं। बेसिक रूल ये होता है कि किसी इनकम को पाने के लिए अगर खर्चा किया जाए, किसी इनकम को पाने के लिए खर्चा किया जाए तो वो लेस होता है। इसका एक्सेप्शन ये है कि कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम को पाने के लिए जो खर्चा होता है उसकी छूट नहीं मिलती। जैसे आपने 2 लाख की लॉटरी जीती और आपने ये कहा कि मैंने 50,000 के लॉटरी टिकट खरीदे, तो आप क्या चाह रहे हो कि 2 लाख मेरी इनकम है और 50,000 के टिकट मैंने खरीदे, बाकी मेरी इनकम 1.5 लाख मानी जाए। ऐसा नहीं होगा। तो आपने कैजुअल इनकम में जो खर्चा किया उसे कंसीडर नहीं करेंगे, वहाँ केवल इनकम को कंसीडर करते हैं। बाकी इसके अलावा कभी भी किसी इनकम को पाने के लिए अगर आप कोई खर्चे करते हैं तो वो खर्चे आप लेस कर पाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन्हीं 2 प्रतिभूतियों के नाम लिखिए जिनका ब्याज कर मुक्त होता है। देखिए, इनकम टैक्स की भाषा में इनकम 2 तरह की होती है। एक होती है टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम यानी एक ऐसी इनकम जिस पर टैक्स लगेगा। एक होती है एग्जेम्प्ट इनकम, यानी एक ऐसी इनकम जिस पर टैक्स नहीं लगेगा। सिंपल है, टैक्सेबल इनकम, एग्जेम्प्ट इनकम। तो अधिकतर जो इंटरेस्ट मिलते हैं, अधिकतर जो हमें इंटरेस्ट मिलते हैं वो टैक्सेबल होते हैं, लेकिन कुछ इंटरेस्ट ऐसे भी होते हैं वो एग्जेम्प्ट होते हैं। ऐसे 2-3 नाम ये अभी सुनाएगा, उनको याद करेंगे आप। 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, आप इसका नाम याद रख लीजिए, 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड। इसका जब आपको 7% ब्याज मिलेगा ना तो वो एग्जेम्प्ट होगा। व्हाट इट मीन्स एग्जेम्प्ट होगा? आप ब्याज कमाएंगे पर वो आपकी आय में शो नहीं होगा। जैसे आपने 14,000 मान लीजिए ब्याज कमाया तो आपकी आय में शो नहीं होगा। इसी तरह 9% एंड 10% रिलीफ बॉन्ड, ये तो आपको इजी याद हो जाएगा। रिलीफ मतलब राहत होता है, तो आपको राहत दी जाएगी टैक्स से। तो आप ब्याज कमाएंगे लेकिन अपनी आय में शो नहीं करेंगे। ऐसी वैसे बहुत सारी इनकम होती है जो हम कमाते हैं लेकिन उस पर ब्याज नहीं लगता। बाय द वे, इसने हमसे प्रतिभूतियों के नाम पूछे थे, ऐसी सिक्योरिटीज़ पूछी थी, तो आपको आंसर यही देना पड़ेगा कि 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स एंड द 9 and 10% सीरीज रिलीफ बॉन्ड्स आर सच बॉन्ड्स
जिनका इंटरेस्ट इनकम एग्जेम्प्ट होता है, अर्थात उस पर टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, असूचित कंपनी के ऋण पत्र के शुद्ध ब्याज को सकल कैसे बनाया जाता है। देखिए जो कंपनीज होती हैं ना, वो दो तरह की होती हैं, लिस्टेड और अनलिस्टेड। जिनके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, बेचे जा सकते हैं, खरीदे जा सकते हैं, वो होते हैं लिस्टेड कंपनीज। और जिनके शेयर्स डिवेंचर्स वगैरह आप स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं खरीद बेच सकते, ऑनलाइन नहीं खरीद बेच सकते, वो होते हैं अनलिस्टेड। बात क्या है कि अगर आपको किसी अनलिस्टेड कंपनी के डिवेंचर का ब्याज मिला तो 100/90 करके उसे ग्रॉसअप किया जाएगा। मान लो आपको 5,400 रुपये मिला, तो 5,400 तो आपको मिला है, इनटू आप करेंगे 100 अपॉन करेंगे 90 तो हो जाएगा 6,000। इसका मतलब ये होता है कि मिला हमें 5,400 है पर कमाया हमने 6,000 है। तो जो भी अमाउंट आपको रिसीव होगा इंटू 100/90 करके उसे ग्रॉसअप किया जाएगा, उसे सकल बनाया जाएगा। हमेशा की तरह मैं कहूँगा प्रैक्टिकल किया हुआ है तो बातें सुनने में आसान लगेंगी, खाली थ्योरी सुन रहे हैं तो जितनी झेल पाएँ, ठीक है, अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए जितना झेल पाएँ। चलिए ठीक है, 10% की नियम क्या हुए, नियम ये हुए कि अगर हमें किसी अनलिस्टेड कंपनी के डिवेंचर का ब्याज मिलता है तो 10% टीडीएस कटता है, और टीडीएस कटने के केस में ग्रॉसअप कैसे किया जाता है, इंटू 100/90 करके। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक चीज़ को दो बार बोलूँ। ठीक है, चलिए अगला एक क्वेश्चन है, किन्हीं दो प्रतिभूतियों के नाम लिखिए जिनका ब्याज कर योग्य होता है परंतु टीडीएस नहीं काटा जाता। जनरली क्या होता है, ब्याज की इनकम पे टीडीएस कटता ही है, लेकिन कुछ सीरीज़ हैं जैसे HDFC की एक सीरीज़ है या NTPC की सीरीज़ है, उन पे टीडीएस नहीं कटता। टीडीएस नहीं कटने का सिंपल मतलब ये होता है कि आपने जितना कमाया उतना आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है, याद रख पाएँ तो। जैसे इसने पहला नाम बताया सिक्योरिटीज़ इशूड बाय HDFC, वैसे HDFC का फुल फॉर्म ये है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसके 12.5% और 13% की सीरीज़। इसका मतलब क्या है कि जैसे आपने 13% ब्याज कमाया, मान लो 13,000 कमाया, तो वो 13,000 ही आपको मिल जाएगा। वैसे बाकी सिक्योरिटीज़ में क्या होता है कि 13,000 के ब्याज में से आपका 1,300 कटेगा और आपको 11,700 मिलेगा, लेकिन इसमें चूंकि पहले से ही स्पेसिफाइड है तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। हालांकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन देना होता है उसे तो खुद ही बोल देता है कि इस सीरीज़ को नोटिफाई किया गया है फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस। अभी के लिए आप एक तो HDFC याद कर लो, एक नीचे लिखा हुआ जो NTPC है ना उसका नाम याद रख लो, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 13% और 14% की सीरीज़ ऐसी है जिस पे आप ब्याज कमाएंगे तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। इसी तरह अगर आप याद करें हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 13% सीरीज़ पे भी टीडीएस नहीं कटेगा। चलिए थोड़ा टफ क्वेश्चन था। ओके, लॉटरी से प्राप्त इनाम की आय को किस प्रकार ग्रॉस बनाया जाता है, तो बड़ा सिंपल है, कैजुअल इनकम में 30% टैक्स रेट है, तो जैसे जिसमें 30% टैक्स होता है ना उसमें 100/70 लगेगा, जिसमें 20% टैक्स होता है उसमें 100/80 लगेगा, जिसमें 10% टैक्स होगा उसमें 100/90 लगेगा। तो क्या होगा, जैसे मैं कहूँ कि आपने 5 लाख मान लीजिए या 4,20,000, मान लीजिए 4,20,000 रुपये आपको लॉटरी से मिले, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4,20,000 इंटू 100/70, ऐसे करके आप उसकी इनकम को ग्रॉस कर लेंगे। ठीक है, वो पीछे कॉन्सेप्ट यही है कि 100 कमाया होगा तो 70 मिला होगा, वो कॉन्सेप्ट को लगाकर हम अपनी आय निकालते हैं। तो प्राइस रिसीव्ड, जैसे इसका फॉर्मूला ये अभी देख लेते हैं, जो भी आपको अमाउंट रिसीव हुआ इंटू 100/70 कर दो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने इसने एक एग्जाम्पल दिया है कि लॉटरी का प्राइस हमने जीता और हमें 1,05,000 मिले, तो आप समझ लो 1,05,000 तो हमें मिले हैं, कमाए तो हमने ज़्यादा होंगे, और वो कितने होंगे उसको समझने के लिए 1,05,000 इंटू 100/70 करना पड़ेगा, तो आपकी रियल इनकम सामने आ जाएगी। कि सर ये जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपनी इनकम लिखते हैं ना, जब आप इनकम लिखते हैं तो वहाँ आपको 1.5 लाख लिखना पड़ेगा। 45,000 आपका टीडीएस कटा है, मिला आपको 1,05,000 है, लेकिन आप अपने जो आय गणना पत्र होता है, ITR होता है, इनकम टैक्स रिटर्न, उसमें आपको 1.5 लाख रुपये शो करना पड़ेगा, और 45,000 का टैक्स एडजस्टमेंट बाद में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिडक्शन इज अलाउड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ फैमिली पेंशन। पहली बात तो आप समझ लो फैमिली पेंशन क्या होती है। एक व्यक्ति होता है अतुल जॉब करता था और अतुल की डेथ हो गई, अतुल की डेथ हो गई तो
उसके घर वालों को पेंशन मिलने लग गई तो इसे कहते हैं फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन तो उसके घर वालों के लिए क्या है, ये इनकम। इनकम फ्रॉम विच सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब जितनी इनकम आएगी ना, जितनी पेंशन आएगी उसमें से 15,000 तक का डिडक्शन होता है। 15,000 तक का डिडक्शन होता है। जो भी पेंशन मिलेगी उसका 1/3, 1/3 देखा जाएगा और 15,000 देखा जाएगा और उसमें से जो छोटी राशि होगी उसके बराबर कटौती दी जाएगी। अब आप इसका आंसर देख लीजिए, आपको बात समझ आ जाएगी। डिडक्शन कितनी होती है, 15,000 रुपये या प्राप्त पेंशन का 1/3 भाग। देखिए इसका एग्जाम्पल देता है, क्या देता है। जैसे मान लो आपको 60,000 पेंशन मिली, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, आपको 60,000 पेंशन मिली तो आप क्या करो, घर से 1/3 याद करके जाना। तो 60,000 का 1/3 कितना होता है, 20,000। तो 20,000 या 15,000 में छोटी राशि कौन सी हुई, 15,000। तो आपकी 15,000 की कटौती मिलेगी। तो इसमें बातों बातों में मैंने 3 नियम बोले। फैमिली पेंशन क्या होती है, फैमिली पर्सन्स को मिलती है। कहाँ टैक्सेबल होती है, अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है। पूरी टैक्सेबल नहीं होती है, 15,000 तक की कटौती होती है। कटौती की राशि 15 से कम हो सकती है, 15 से ज़्यादा नहीं हो सकती। इस राशि को डिटरमिन करने के लिए आपको 1/3 निकालना पड़ेगा, उसे 15,000 से कंपेयर करना पड़ेगा, उसमें से छोटी राशि लेस कर देना। जैसे इस बंदे को इस एग्जाम्पल में 60,000 मिले थे, अतुल की डेथ के बाद 60,000 मिले थे, पर 15 माफ़ हो गए और बाकी 45,000 रुपये टैक्स लगेगा। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। एक फर्म ब्याज के भुगतान में से TDS की कटौती कब करती है। तो एक फर्म जो होती है, अगर वो 5,000 से ज़्यादा ब्याज देती है तो 10% TDS काट के देती है। एक फर्म अगर किसी को ब्याज देती है इंटरेस्ट ऑन लोन का या इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट का, तो 5,000 से ज़्यादा ब्याज होने पर 10% की रेट से TDS काट के पेमेंट करती है। चलिए ये बात आ गई है। चलिए अगला क्वेश्चन। वित्त वर्ष 18-19 के दौरान एक कंपनी के ऋण पत्रों पर TDS की कटौती किस दर से की गई थी, यदि ये डिवेंचर लिस्टेड हो और अनलिस्टेड हो। देखिए डिवेंचर लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, दोनों में ही TDS की रेट 10% है। पहले किसी ज़माने में अलग होती थी, अभी TDS की रेट 10% है। लेकिन लिस्टेड कंपनी में एक लिमिट होती है 5,000 की, कि अगर 5,000 से ज़्यादा ब्याज हो तो ही TDS काटना है, नहीं हो तो नहीं काटना है। और अनलिस्टेड में आपका TDS कटेगा ही कटेगा। यानी फिर बोलूँ, कंपनी ब्याज भुगतान के समय 10% TDS काटेगी, पर अगर लिस्टेड कंपनी है तो 5,000 से ज़्यादा रकम होने पर ही TDS काटेगी और अनलिस्टेड कंपनी को हर हाल में TDS काटना ही है। तो इस तरह का नियम है, ठीक है। आप इसको रोज के पढ़ लीजिएगा। ये पहले लिस्टेड का बताया गया है और अगली स्लाइड में आपका देख लेते हैं अनलिस्टेड का भी आना चाहिए, अनलिस्टेड का भी आएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन अनलिस्टेड कंपनी, अ कंपनी इन विच पब्लिक इज़ नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। एक कंपनी जिसमें जनता का सारवान हित ना हो, ठीक है, टेक्निकल टर्म है, तो उसमें 10% TDS कटेगा विदाउट एनी लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइदर रन अवे नॉर वेट, जस्ट कीप मूविंग। संदीप माहेश्वरी जी की कोट आ रहे हैं, आइडियल इंडियन यूथ, ज़बरदस्त। ना मैदान छोड़ो ना इंतज़ार करो, बस चलते रहो, ठीक है। अभी नहीं, थोड़े समय बाद ज़रूरत पड़ेगी, कभी कभी मन करेगा गिव अप करें। गिव अप नहीं करना, सबका टाइम आता है ना। कहते हैं ना हर कुत्ते का दिन आता है, हम तो इंसान हैं, तो दिन आता है अपना, आएगा। इंतज़ार करना है, तब तक चलते रहना है, दिन ज़रूर आएगा अपना। नेक्स्ट, राजस्थान स्टेट लॉटरी का पहला पुरस्कार 5 अक्टूबर 2018 को 8,40,000 प्राप्त हुआ। पहली बात तो तुम ये पक्की मान लो कि 8,40,000 का इसको चेक मिला है ना, तो इसकी लॉटरी की अमाउंट तो ज़्यादा होगी। 8,40,000 तो कट पिट के मिला है। तो अब आपको राशि पता करनी कि मैंने जीता कितना था, तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। 8,40,000 लिखो, इंटू 100/70 कर दो, 12 लाख करीब आएगा। तो इसका मतलब है कि आपने 12 लाख का इनाम जीता था, 30% टैक्स कट गया और टैक्स काट के बाकी का चेक आपका बना दिया। ये क्यों सिखाया, सीखना ज़रूरी है, क्योंकि भले आपको 8,40,000 का चेक मिला हो, आपका ITR भरते समय 12 लाख रुपए आय शो होगी, 12 लाख की आय शो होगी, ठीक है। तो कैसे 12 लाख आएगा वो इसने कैलकुलेशन करके बता दिया, ठीक है। 30% टैक्स रेट याद रखा करो कैजुअल इनकम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, श्री अभिषेक को 4,000 महीने की पारिवारिक पेंशन प्राप्त हुई।
तो बताओ इसकी इनकम में कितना माना जाएगा। सोचो आपने ये नियम ना पढ़ा होगा तो आप क्या बोलेंगे, 4,000 रुपये महीने का पेंशन है तो 12 महीने का कितना हुआ 48,000, और 48,000 को आप लिख दोगे। पहली बात तो इसे कहाँ लिखना है, अदर सोर्स में। दूसरी बात 48,000 पूरा नहीं लिखना है, आपको 48,000 का 1/3 निकालना है जो कि 16,000 आएगा, और 16,000 को 15,000 से कंपेयर करना है और फिर छोटी राशि लेनी है जो कि 15,000 आएगी। फिर 15,000 को आप 48,000 में से लेस कर देना, अल्टीमेटली 33,000। अल्टीमेटली 33,000 आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मानी जाएगी। ठीक है, तो ये नियम आप याद कर लेंगे तो फिर ज़्यादा लिखा हुआ ही है और आप बड़े मज़े से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विधानसभा के सदस्यों को प्राप्त भत्ते किस सीमा तक कर मुक्त होते हैं। कल हमने सैलरी वाली वीडियो में थोड़ी बातें की थी। अब यूँ समझो कि एक एमएलए साहब होते हैं, एमएलए साहब होते हैं जो विधानसभा क्षेत्र से जीत के आते हैं। उनको एक तो मिलती है सैलरी, वो जाती है अदर सोर्स हेड में, आज वाले हेड में अदर सोर्स में, और एक एमएलए साहब को मिलते हैं भत्ते, बहुत सारे भत्ते उनको मिलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस होते हैं, वो भत्ते एग्जेम्प्ट होते हैं। जी हाँ, गजब बात है, वो भत्ते एग्जेम्प्ट होते हैं, यानी उन भत्तों पे इनकम टैक्स नहीं लगता। इसीलिए आप कभी भी देखेंगे कि ये जो माननीय विधायक या मंत्री होते हैं वो संसद में कभी बढ़वाते हैं तो भत्ते की राशि बढ़वाते हैं, भत्ते की राशि बढ़ते हैं तो रकम बढ़ जाती है, रकम अच्छी मिल जाती है, पर टैक्स नहीं लगता, टैक्स एग्जेम्प्ट होता है, टैक्स लगता ही नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि एमएलएज और एमपीज़ को अगर जो भत्ते मिलते हैं तो वो क्या उसकी कोई लिमिट है, नहीं, विदाउट एनी लिमिट जितने भी वो मिलेगी राशि वो सारी की सारी फुल्ली एग्जेम्प्ट है। चलिए नियम देखते हैं कि विधानसभा के सदस्यों को जो कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलता है या उनको जो डेली अलाउंस मिलता है वो बिना किसी सीमा के और बिना किसी सरकारी अधिघोषणा के, बिना किसी नोटिफिकेशन के और विदाउट एनी लिमिट फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गौरव ने एक मकान 11,000 रुपये महीने किराए पर लिया और एक कंपनी को किराए पर दे दिया और गत वर्ष में उन्हें टीडीएस कटने के बाद 171,000 का किराया मिला। ठीक है, अगर आप मोटी बुद्धि के हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ाई करी है, तो आप क्या सोचेंगे कि 11,000 रुपये किराया हमने चुकाया, 132,000 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 132,000 तो हमने चुकाया और 171,000 हमको मिला, तो बीच का जो गैप है वो हमारी इनकम है। मोटे तौर पे तुम सही कह रहे हो, ठीक है, लेकिन इसमें तुम्हें नियम पता होना चाहिए। 1,80,000 रुपये का एक नियम है कि अगर रेंट की जो राशि होती है वो 1,80,000 से ज़्यादा होती है तो 10% टीडीएस होता है। 10% टीडीएस का मतलब होता है 100 का 90 हो जाता है। तो यूँ समझो कि 171,000 हमें मिला, 171,000 हमें मिला, इनटू आपको करना पड़ेगा 100/90। 100/90 करने से आपकी इनकम सामने आएगी और फिर जो आपने किराया चुकाया वो आप लेस कर देना। ठीक है, मैं स्लाइड में आ रही हैं राशियाँ समझाता हूँ आपको। जैसे आपको मिला कितना, ये सच है कि 171,000 मिला, लेकिन आपकी इनकम मानी कितनी जाएगी, 1,90,000। 1,90,000 तो आपने कमाया और पीछे आपने रेंट चुकाया कितना, 132। आप गेम समझो, कमाने की दुनिया में कितने तरीके हैं। देखो गौरव के पास खुद का कोई मकान भी नहीं है, गौरव इतना शाना है, इसने खुद ने एक मकान या बिल्डिंग किराए पे ली, खुद तो किराया दे रहा है 11,000 रुपये और सामने वाली पार्टी से चार्ज कर रहा है तगड़ा किराया कंपनी से। तो ये जो बीच का इनकम है ये इनकम फ्रॉम सब लेटिंग कहलाता है, सब लेटिंग, और इसको हिंदी में बोलते हैं उप किराए से होने वाली आय। इसमें एक नियम अगर आप जोड़ें और आपको कभी सीखने का इनकम टैक्स का चस्का लग जाए, सीखने का शौक़ करे, तो आप नियमों को कहीं कॉम्बो के तौर पे याद रखना। कॉम्बो कैसे, जैसे यूँ याद रखना कि गौरव अगर मकान का स्वामी होता तो ये इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाती। गौरव अगर इस मकान का स्वामी होता तो इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जाती और 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती, और गौरव चूंकि इस मकान का स्वामी नहीं है तो ये इनकम अदर सोर्स में जाएगी और इस तरह से जाएगी। ऐसे जोड़े जोड़े से याद करोगे तो बहुत सारे नियम याद हो जाते हैं। खैर नेक्स्ट, ये तो बहुत कठिन क्वेश्चन है, आप सुन लीजिए एक बार। डॉक्टर कमल गुप्ता LIC के एजेंट हैं और उन्हें 36,000 का कमीशन मिला। कमीशन मिला है 36,000 रुपये LIC से, तो 36,000 इंटू 100/90 कर लेना आप, 100/90 कर लेना, तो इससे आपकी कमीशन की इनकम आ जाएगी। इसके अलावा वो PPF में जमाए लाने वाले अथोराइज एजेंट भी हैं और इनको 27,000 का कमीशन मिला।
तो पहली जगह से इनका कमीशन बनेगा देखो 40,000 रुपये और दूसरी जगह से 27,000 ही बनेगा। कि सर 27,000 इंटू 100/90 नहीं करेंगे क्या? नहीं करेंगे। LIC में 10% TDS का रूल होता है और ये जो PPF वगैरह होता है अदर देन LIC होता है उसमें TDS का रूल नहीं होता है। तो 40,000 की इनकम इनकी यहाँ से आएगी, 27,000 की इनकम यहाँ से आएगी, टोटल इनकम इनकी 67,000 आएगी। ठीक है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, इस पर नहीं बात करता मैं, आप एक बार देख लीजिएगा आंसर। 40,000 रुपये LIC एजेंट के तौर पे, 27,000 रुपये नॉन LIC एजेंट के रूप में, और 60,000 से ज़्यादा कमीशन होने पर कोई एड हॉक डिडक्शन नहीं होता। एड हॉक डिडक्शन के फिर रूल होते हैं, वो नहीं होता। सीधा 67,000 आपकी इनकम मानी जाएगी और इसमें से जो एक्चुअल खर्चे होंगे वो लेस होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राम ने श्याम और मोहन से 5400 रुपये ब्याज के प्राप्त किए। अब आप देखो इसमें गज़ब क्या है और बहुत अच्छा पॉइंट है। जैसे हम एक व्यक्ति हैं, हमें पहले बंदे से 5400 रुपये ब्याज मिला और दूसरे बंदे से भी 5400 रुपये ब्याज मिला, लेकिन जो पहला बंदा है उसकी सेल 105 लाख होती थी और दूसरे बंदे की सेल 95 लाख होती थी। अब यूँ समझो कि जिस बंदे की सेल 100 लाख रुपए या उससे ज़्यादा है, 100 लाख रुपए या उससे ज़्यादा है, वो है मोटा हाथी। मोटा हाथी को बोलते हैं ऑडिटेड पर्सन। ऑडिटेड पर्सन की खासियत होती है कि वो TDS काटेगा। तो जो 5400 हमें मिला है उस 5400 को हम 100/90 करेंगे। 5400 जो हमें मिला है उसे अपन 100/90 करेंगे, और जो दूसरा वाला है वो है छोटा हाथी, उसमें अपन 100/90 नहीं करेंगे। तो पहली जगह से आपकी आय आएगी 6,000 रुपये, 100/90, 90 प्रिंट होने से रह गया है आ गया, और दूसरी जगह से आपका 5400 मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको पहली जगह से भी 5400 मिला है, दूसरी जगह से भी 5400 मिला है, लेकिन पहली जगह पे आपने कमाया 6,000 था। पहले वाले बंदे ने TDS काटा है क्योंकि वो TDS काटने का हकदार था, और दूसरा बंदा नॉन ऑडिटेड है तो उसने TDS नहीं काटा। टफ लग रहा होगा, जल्दी जल्दी बात करते हैं। विज़न को लेकर ज़िद्दी रहो लेकिन डिटेल्स को लेकर लचीले रहो। ठीक है, अमेज़ॉन कंपनी, अम्मा जान कंपनी, जेफ बेजोस का कहना है कि जो आपका विज़न है, जो आपने कभी देखा है सपना, उस पे डटे रहो। ठीक है, रास्ते या कहें तरीकों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया करो, लेकिन जो सोचा है वो तो करके ही दिखाना है। तरीके ठीक है कि पहले हमने कुछ सोचा होगा, हो सकता है बाद में हमें कुछ और करना पड़े, तो तरीके बदल दो लेकिन कभी विज़न मत बदलो अपना। चलिए, LIC से एक मुश्त प्राप्त होने वाली 2 राशियाँ लिखिए जो कर मुक्त नहीं है। देखिए जनरली क्या होता है, LIC बहुत पॉपुलर है और LIC से हमें जो राशि मिलती है, वो एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन 2 मामलों में नहीं होती है। पहला मामला देखेंगे कि विकलांग आश्रित, यूँ समझो कि अगर किसी व्यक्ति ने एक हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए कोई पॉलिसी ली है और उस हैंडीकैप की डेथ हो जाती है, तो जो राशि मिलेगी वो टैक्सेबल होगी, वो एग्जेम्प्ट नहीं होगी। ओके, मैं फिर बोलता हूँ, LIC से मिलने वाली राशि जनरली बोनस समेत एग्जेम्प्ट होती है। किसी की मृत्यु पर या मैच्योरिटी पे जो राशि मिलती है वो एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन LIC अगर किसी डिसेबल्ड पर्सन के लिए ली गई हो और उस डिसेबल्ड पर्सन की डेथ हो गई हो, तो उस केस में मिलने वाली राशि पे टैक्स लगता है, वो राशि एग्जेम्प्ट नहीं होती। इसी तरह एक पॉलिसी होती है की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, महत्वपूर्ण व्यक्ति बीमा पॉलिसी। जैसे कोई व्यक्ति है, मान लो मैं हूँ और मेरा कोई ख़ास बंदा है, मैंने उसका बीमा करवाया, वो मेरा की मैन है, महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उसका मैंने बीमा करवाया, तो उसकी मृत्यु पर जो मुझे राशि मिलेगी वो राशि टैक्सेबल होगी, वो राशि एग्जेम्प्ट नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षतिपूर्ति अथवा बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति के संबंध में प्राप्त ब्याज में से कितनी कटौती दी जाती है। तो आप बात समझिए, आपकी कोई चीज़ थी, उसे गवर्नमेंट ने अक्वायर कर लिया, कंपलसरी एक्विजिशन कर लिया। मान लो आपकी ज़मीन थी, आपकी ज़मीन गवर्नमेंट ने ले ली, 40 लाख रुपए आपका मुआवजा बना। अब वो मुआवजा देने में 6 महीने देर हो गई, 6 महीने देर हो गई तो वो 6 महीने का ब्याज देंगे। तो ये ब्याज क्या है, इनकम, लेकिन इसमें से आधी इनकम पे टैक्स लगेगा, आधी इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। मान लो आपको अगर 60,000 ब्याज मिला, तो 50% ब्याज आपका माफ़ हो जाएगा, 50% एग्जेम्प्ट हो जाएगा और बाकी 50% ही टैक्सेबल होगा। आधी राशि पे लगेगा,
आधी राशि पर ब्याज नहीं लगेगा और टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए। राम को एक मित्र से 40,000 का उपहार मिला और दूसरे मित्र से 48,000 का उपहार मिला। तो सिंपल है, अगर आपको गिफ्ट मिला है और गिफ्ट देने वाला आपका रिश्तेदार नहीं है और दोनों गिफ्टों की राशि 50,000 को क्रॉस कर गई है तो पूरी राशि टैक्सेबल हो जाएगी। तो 40 और 48 हो गया 88,000। 88,000 आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में माना जाएगा। ये नियम इसलिए बनाया गया है, बहुत सारे लोगों के घर पे जब छापा वगैरह पड़ता है तो वो ये बोल देते हैं कि ये राशि तो हमें गिफ्ट मिली है, तो नियम ये बना दिया गया है कि 50,000 से ज़्यादा गिफ्ट अगर एक वित्तीय वर्ष में मिलता है तो वो पूरी राशि टैक्सेबल होगी, अगर वो व्यक्ति हमारा रिश्तेदार नहीं है तो। ठीक है, इसके बाद इसी तरह का एक क्वेश्चन और है। एक बंदे से आपको सोने के आभूषण मिले हैं 40,000 के और दूसरे बंदे से चांदी के आभूषण मिले हैं। आपके घर पे ज्वेलरी पाई गई होगी तो आपने बोल दिया साहब मेरे तो गिफ्ट आई है। तो गिफ्ट आई है 40 और 25 कितनी 65,000। 50,000 क्रॉस हो गया ना, तो पूरी राशि टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, 50,000 का नियम याद रखना और गैर रिश्तेदार याद रखना। ओके, थैंक यू।